हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित में। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर जो कि है आपके साइंस का। इसके हम सभी अति लोकप्रिय प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रकार से हम मैराथन क्लास बोल देंगे, है ना, जो कि बहुत बड़ी मैराथन नहीं होगी, मिनी मैराथन ही रहेगी, ठीक है ना। लगभग 1 घंटे के अंदर ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस क्लास को यदि 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर करके आएंगे, ठीक है ना। ये आपको पता है कि 25 नंबर का पेपर है। 25 नंबर में 5 नंबर तो केवल बहुविकल्प एक आता है, जिसकी क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया एक ही वीडियो में। और जो है इस बाकी जो आपके बचते हैं 20 नंबर, उसमें आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिला के होते हैं और 1 घंटे का समय होता है। बाइक बहुत लगता है, आपको पता ही होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्लास को। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइक लगने का कोई चांस ही नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर आप अभी समय इतना है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिर हम पहला प्रश्न और डिटेल तरीके समझेंगे कि प्रश्न को, ठीक है। केवल पढ़ेंगे ही नहीं, इसको समझेंगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चुंबक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पहली बात अगर बता दें चुंबक क्या होता है तो आपको पता होगा कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग तो बहुत ही है, जैसा कि बताया गया पहला कि लोहे के कारखानों में बड़े बड़े लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे क्रेन का प्रयोग करते हैं जिसमें चुंबक लगा होता है और वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। अगला, ये तो आप देखे होंगे कि विद्युत मोटर, है ना, यंत्र जो होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया हमारा, कपड़ा धोने वाली मशीन है, कूलर में जो बड़ा मोटर है, ये अनेक जो मोटर होता है इन सभी में क्या होता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अस्थायी चुंबक है वो किसका बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है हमारे स्टील का, याद रखेंगे। चलिए अब चुंबक की थोड़ा विशेषता पढ़ लेते हैं हम बनाते हैं एक चुंबक। ये है चुंबक। चुंबक में क्या होता है, चुंबक में 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। मतलब आप पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और जो है अगर पूछ ले यहाँ पे कि चुंबक में जो चुंबकत्व होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकत्व का गुण ज़्यादा पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए कि चुंबक में किस स्थान पर चुंबकत्व 0 होता है, जहाँ पे मतलब वो वस्तुओं को उस बिंदु से अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकता। तो एकदम चुंबक के बीचों बीच का पार्ट होता है मध्य बिंदु, जहाँ पर चुंबकत्व का मान कितना होता है, 0 होता है, एकदम नगण्य होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे अगर हाँ और बता दें, अगर इस चुंबक को हम बीच से तोड़ दें कहीं से भी, तो इसके जितने भी पार्ट होंगे वो हर एक पार्ट एक नया चुंबक फिर से बना लेगा। मतलब इसमें फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला गुण आ जाएगा। नए चुंबक में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पाया ही जाएगा। और एक चीज़ कि जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ अगर है, दोनों साउथ साउथ है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर हटा देंगे। और अगर विपरीत है ध्रुव, मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। इतना चुंबक के बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इससे कुछ भी बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है हमें और बाद में फिर क्या होती है, गर्जना सुनाई पड़ती है। आप देखे होंगे बारिश के दौरान, है ना, बादलों में क्या होती है, पहले चमक होती है, उसके बाद में हमें लगता है कि बादल क्या हो रहे हैं, फिर गरजते हुए सुनाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चमक है, चमक बोले तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, आपको पता होगा कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर लेता है प्रकाश। और जो ध्वनि की चाल है वो तो आपको पता है काफ़ी कम होती है। तो इसलिए पहले हमको चमक दिखाई देती है, बाद में हमको गर्जना सुनाई पड़ती है। तो आइए समझ लेते हैं। दिया है क्योंकि बिजली की चमक की जो गति है वो ज़्यादा होती है और गरज की जो गति है कम होती है, इसलिए हमको पहले चमक दिखाई देती है और बाद में क्या होता है, गरज सुनाई देती है। जैसे कि आकाश में जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो पहले रॉकेट दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और बाद में हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रहा क्वेश्चन है, ये आंकिक प्रश्न है, मतलब कि आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, सवाल है। क्या लिखा, एक बालक नहीं होगा यहाँ पे चालक होगा, ठीक है ना। इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, चालक। एक किसी चालक के सिरों का विभवांतर दिया है, विभवांतर को किससे दिखाते हैं, V से। V का मान कितना दिया है, तो दिया है 8 वोल्ट। कितना दिया है, तो 8 वोल्ट दिया है। वोल्ट क्या है, विभवांतर का मात्रक। यहाँ से आपके और विकल्प तैयार हो जाएंगे कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और जो 2 एम्पियर की धारा को I से दिखाते हैं और इसका मान दिया है 2 एम्पियर।
तो धारा का मात्रक पूछे तो क्या होता है एम्पियर। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, प्रतिरोध आर का मान। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक, जो प्रतिरोध है ये किसका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अगर पूछ ले तो ओम होता है। अब यहाँ से अगर आपको ओम के नियम का सूत्र पता होगा तो आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, जो विभवांतर है और धारा है इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो V/I बराबर R होता है। अब यहीं पे आप रख दो तो बताओ V का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे V का मान है 8 वोल्ट बटे धारा कितनी है 2 एम्पियर, तो R हमारा निकल आएगा 2 चौके 8, कितना आ गया R बराबर 4 आया। अब 4 क्या, इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ओम को ऐसे दिखाते हैं तो 4 ओम, चाहे हिंदी में लिख दो 4 ओम आप, तो 4 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन, धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म। तो जो अयस्क होता है इससे अशुद्धियों को दूर करके धातुओं को निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कर्म। और इसके लिए अलग अलग विधियाँ हैं, सांद्रता है, निस्तापन विधि है, भर्जन है, प्रगलन है, धातुओं का शोधन है। तो इतने तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम जानेंगे खनिज क्या होता है पहले, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनेगा। खनिज क्या होता है, जो कारखाने होते हैं या खाद्यान्न बोल दो, खदानों से कच्चा माल होता है जिसको खोदकर निकाला जाता है उसको हम खनिज कहते हैं। और जब खनिज को थोड़ा शुद्ध किया जाता है, खनिज से शुद्ध धातु जो प्राप्त करते हैं थोड़ा, तो उसे हम कहते हैं अयस्क। और अयस्क से भी और ज़्यादा डिटेल तरीके से शुद्ध करने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। तो खनिज क्या है, ये खादानों से खोदे गए कच्चे माल होते हैं, फिर उनको सही करने की जो क्रिया होती है वो कहलाता है अयस्क, जो उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करें। और अयस्क को भी शुद्ध करने की जो क्रिया है उसे धातु कर्म कहते हैं। और इसकी विधि आप पढ़े, सांद्रता विधि है, निस्तापन विधि, भर्जन, ये अलग अलग विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को, शुद्ध धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो सर्वाहारी का मतलब है जो सब कुछ खाए, मतलब कि जो मांस भी खाए और शाक को भी खाए, पेड़ पौधों को भी खाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है, मनुष्य है, मनुष्य है ना, ये सर्वाहारी है, ये पादप को भी खाता है और मांस को भी खाता है। अब शाकाहारी किसे कहते हैं, तो शाकाहारी पता होगा, जो केवल क्या खाएं, पेड़ पौधे पादप को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो मांस और शाक दोनों खाए उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, रक्त में जो हमारा ब्लड है उसमें जो फाइब्रिनोजन की भूमिका क्या होती है। तो पहले हम रक्त के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ब्लड, तो ब्लड में अगर पूछा जाए ब्लड का संगठन कैसे होता है, तो ब्लड में 2 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है हमारा क्या, प्लाज्मा, एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है ये प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का होता है। और एक होता है हमारा रक्त कणिकाएँ, क्या होता है, रक्त कणिकाएँ। 2 पार्टों में बढ़ता है रक्त। रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, आप पढ़े होंगे, RBC है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या जिन्हें हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। एक होती है WBC, श्वेत रुधिर कणिका। एक होता है हमारा प्लेटलेट्स, एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है ना, तो 3 प्रकार होती हैं। और प्लाज्मा जो होता है इसमें लगभग 90 से 92% तक क्या होता है, पानी होता है, जल होता है, क्योंकि ये तरल होता है, मैंने बताया अभी। और जो बचा आपसे का 8 से 10% में आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इतना आपको पता हो गया। अच्छा, ब्लड में पूछ ले रक्त प्लाज्मा का परसेंट, तो ये कितना होता है, 55% तक होता है खून के अंदर प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का होता है। और रक्त जो होता है इसका रंग आपको पता है लाल होता है। क्या पाया जाता है इसमें, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसके कारण हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और ये कितना होता है, 45, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो इतना ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ये बहुत सिंपल है। रक्त जमने में, मतलब जब हमें चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, खून जम जाता है। तो इसका काम कौन करता है जमाने का, तो वो करता है फाइब्रिनोजन। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। ठीक है ना, ये प्रोटीन है एक प्रकार से। तो प्लाज्मा में उपस्थित जो फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन होता है, यही जो प्रोटीन है ये फाइब्रिन में बदल जाता है और ये रेसी की भांति होता है। कैसा होता है, फाइबर युक्त होता है। और फाइबर के द्वारा होने के कारण ये क्या करता है, जाल बना लेता है। क्या बना लेता है, जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ जाल बना लेता है, और उसमें से WBC और RBC दोनों को क्या करता है, उलझा देता है इनको। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि लाल रक्त का थक्का जम जाता है, मतलब कि रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो रक्त के बहने में अगर बात करें कौन से प्रोटीन की भूमिका होती है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की भूमिका होती है। ठीक है ना, और विटामिन की पूछे तो विटामिन K की भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आवर्त सारणी, यहाँ है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों, जिनको हम लैंथेनाइट्स कहते हैं, के परमाणु क्रमांक लिखने हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं। आप देखे होंगे आवर्त सारणी में क्या होती हैं, जो कुछ खड़ी लाइनें होती हैं और कुछ क्या होती हैं, लेटी हुई लाइनें होती हैं। कुछ क्या होती हैं, लेटी हुई लाइनें होती हैं। जो खड़ी लाइनें होती हैं हम कहते हैं क्या, स्तंभ। ठीक है,
और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम आवर्त कहते हैं। तो पता ही होगा आपको। तो एक ऐसे नीचे ग्रुप बना होता है, ऐसे अगर आप पढ़े होंगे 2 होता है ना। ये वाला जो ग्रुप होता है इधर, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं इधर वाले को पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और सॉरी हाँ सही है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक से ही हमारा निकल के आता है इधर नीचे होता है, ये होता है एफ ब्लॉक। इसमें 2 प्रकार की श्रेणियाँ होती है, एक होती है लेंथेनाइट्स, एक होती है एक्टिनाइट्स। तो हमें लेंथेनाइट्स पूछा है, तो ये होती हैं 57 से लेकर 71 तक। कितनी होती हैं? 57 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक होता है इनका। और इनका होता है 90 से लेकर कितना, 90 से हो जाएगा हमारा 113, 90 से कितना होता है 113 तक। ये एक्टिनाइट, ये लेंथेनाइट्स है और ये एक्टिनाइट्स है। चलिए इतना समझ में आ। और ये किस ब्लॉक के हैं? तो ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। तो ये 57 से लेकर, ये देखिए परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी से बाहर रखा गया, मैंने दिखाया कि एफ ब्लॉक में रखा गया है। आगे एड्स का जो विषाणु है शरीर में संक्रमित होने से क्या होती है, किस प्रकार की कोशिकाओं में कमी हो जाती है। तो जब एड्स का वायरस है ना किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता है, तो जो T4 नामक लिम्फोसाइट होती है ना वाइट ब्लड में, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनकी क्या करती है, कमी होने लगती है, बहुत ही भारी कमी होने लगती है और व्यक्ति दुबला पतला सा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो बात करें वायरस कौन होता है एड्स के, एड्स का जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है। पहली बात तो एड्स का पूरा नाम, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और अगर बात करें कि HIV जो इसका वायरस होता है, जिस वायरस से फैलता है, HIV होता है इसका नाम, और इसका पूरा नाम पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और जब एड्स हो जाता है तो उसमें T4 जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनमें भारी गिरावट आने लगती है, कमी होने लगती है। समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, फिर सर्वहारी पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। इस क्लास को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है ना, केवल सुन लेंगे तो। सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं, तो अभी पढ़े थे आप, ऐसे जंतु जो शाक और मांस दोनों को खाएं उन्हें हम सर्वहारी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा की परिभाषा, तो पहली बात तो हम जानते हैं, सूत्र से आप याद कर लेंगे। देखो धारा को I से दिखाते हैं, I बराबर सूत्र होता है Q/T। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आप ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और धारा का जो मापन करते हैं किससे करते हैं, तो अमीटर से करते हैं, जिसे हम एम्पियर मीटर कहते हैं, ठीक है ना। और या फिर विद्युत धारा की माप किस में करते हैं, तो करते हैं चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से। मतलब देख रहे हो ना, हर सेकंड में, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक पूछे तो क्या होता है, एम्पियर। अच्छा मान लो एम्पियर ना दिया हो तो क्या होगा, तो Q/T सूत्र है ना, Q/T। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जिसको C से दिखाते हैं, समय का मात्रक सेकंड, जिसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अन्य मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो एक तो एम्पियर होता है, अगर एम्पियर ना हो तो क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हो 2020 में, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो इसके बारे में तो हम ज़रा समय लेंगे नहीं, अभी मैंने बता दिया। ये लिखा है इसका पूरा नाम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके द्वारा फैलता है। इस रोग का विषाणु शरीर में जो हमारी रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिन्हें हम T4 लिम्फोसाइट कहते हैं, और मस्तिष्क की कोशिका को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। रोगी अनेक बीमारियों से क्या होता है, घिर जाता है। देखिए एड्स में मैंने बताया था, एक आता है इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का समूह। तो देख रहे हो, ये ब्लड की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको तो खत्म करता ही करता है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। तो कई प्रकार की कोशिकाओं को इसी से क्षति पहुंचाएगा, तो इससे व्यक्ति में क्या होगी, अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, व्यक्ति दुबला पतला होता चला जाएगा। फिर अंत में क्या होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल शायद प्रेजेंट में तो कुछ इसका इलाज है, शायद संभव, बाकी अभी तक कोई इलाज इसका नहीं था। अगला, ये फैलता कैसे, तो आपको पता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, या फिर अगर किसी का रक्त, जिसको है एड्स, उसका अगर रक्त दूसरे को चढ़ा दिया जाए स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसको भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और संरचना में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चमगादड़ के जो पंख हैं ये क्या होते हैं, उड़ने के लिए,
जबकि मनुष्य के जो 7 नहीं हाथ हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। मनुष्य के जो हाथ हैं वो क्या होते हैं, वस्तु को पकड़ने के लिए होते हैं। इनकी जब उत्पत्ति होती है चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ की, तो उनकी उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इनके आप देख रहे हो कि काम जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, जबकि मनुष्य के जो हाथ होते हैं वस्तुओं को पकड़ने के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अंक के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, भैया सवाल तो आता ही आता है, आप देखे हुए होंगे। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की, यदि आपने क्लास को नहीं देखा अभी हमने, है ना, कल जो है एक क्लास अपलोड किया, कल के आज ही अपलोड किया, जो कि मैथ की है, जिसमें हम 2016 और 17 के प्रश्नों को गणित के सॉल्व कराए हैं, आप देख सकते हो उसे भी। क्वेश्चन क्या है, आइए। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा बताओ। अब आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में या तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम। यहाँ आवेश की मात्रा पूछा है, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है, अगर देखें, अच्छा सॉरी, एक तो IT होता है, लेकिन IT तो लगेगा, हाँ लग जाएगा Q बराबर IT ही लग जाएगा, ठीक है ना। सूत्र तो बहुत है, यही लगेगा, क्योंकि जो आवेश है ये धारा और समय क्या होता है, गुणनफल। रख दो आप, I का मान कितना है, ये I है, I का मान, I मतलब धारा 5 एम्पियर गुणे, अब समय कितना दिया, देखो समय का मात्रक सेकंड होता है, यहाँ किसमें दिया, घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेकंड, तो आप कहोगे पहले घंटे को मिनट मतलब 60 से गुणा करो, फिर 160 से गुणा कर दो, इस सेकंड में चला जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 3 छंग 18, तो ये हो गया 18, उसके बाद 2 जीरो 1800। अब आवेश का मात्रा क्या बने बताया, कूलाम, तो क्या हो जाएगा 1800 कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। 1800 के 18,000 आएगा भाई, 18,000 आएगा ना, 6 पंचे 3 छंग 18, 180, हाँ 18,000 आएगा, 18,000 कूलाम आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 18,000 कूलाम। सॉल्व कर लेंगे आप। अगला, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राथमिक मतलब जो प्राइमरी उपचार होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपातकाल की जब स्थिति हुए, तो जो डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर नहीं है और कोई व्यक्ति क्या है, किसी को चोट लग गई है, तो उसको प्राइमरी जो उपचार दिया जाएगा उसे प्राथमिक उपचार कहेंगे। मतलब डॉक्टर है नहीं, तो डॉक्टर के आने से पहले तक जो भी प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है ना। तो आपातकाल की स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाए किसी व्यक्ति को, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला, अयस्क किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था अयस्क ऐसे खनिज होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं, जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में और सरलता से और कम लागत में प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे अगर बात करें कि मरकरी जो पारे का अयस्क है वो क्या है, सिनेबार है, ठीक है। ऐसे कापर के अयस्क हैं अलग अलग, कापर पायराइट, कापर ग्लांस। चलिए, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस जो बी होता है विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। मतलब हेपेटाइटिस जो बीमारी है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे लीवर प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। मतलब T4 इस जो हेपेटाइटिस बी है इसका टीका भी उपलब्ध है, जिसे इंजेक्शन कहते हैं, उसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। और ये गंभीर बीमारी है। और हेपेटाइटिस बी से क्या खराब होता है, कौन सा पार्ट, तो आप कहेंगे लीवर, है ना, यकृत, जिगर। अगला, दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो ऐसी धारा, है ना, जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे कि टॉर्च में जो प्रयोग की जाती है धारा, वो कौन सी होती है, दिष्ट धारा। जबकि ऐसी धारा जो समय के साथ इसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी यहाँ है, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, ये इसको हम कहते हैं AC। जैसे कि जो घर में आने वाली धारा होती है क्या होती है, AC होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जबकि दिष्ट धारा जिसे हम DC कहते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होती है, वो लगातार एक ही जैसी बनी रहती है। जैसे कि हमने बताया टॉर्च में जो प्रयोग की जाती है धारा, तो दिष्ट धारा है। अगला, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो भाई कई बार पूछा गया, आसान है, अब तो याद हो गया होगा, है ना, कि जो व्यक्ति या जंतु मांस और शाक दोनों खाएं उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। अगला, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इसमें हम किसका दूर करते हैं, जिसका घनत्व उसकी अशुद्धियों से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको हम दूर करते हैं। अगला, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एड्स का पूरा नाम जो कि क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। और सिंड्रोम का मतलब मैंने बताया था क्या, ग्रुप ऑफ डिजीजेज, मतलब पूरा बीमारी का समूह, कई बीमारी हो जाती है एड्स के रोग में। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म क्या है।
अगला क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है? तो अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे लेकिन अब नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, उनके अवशेष चट्टानों में क्या है, दबे हुए मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो हमसे पूछा था जीवाश्म विज्ञान क्या है, तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या हुए थे, मर गए थे, और वो चट्टानों में दबे हुए जो उनके अवशेष हैं उनको प्राप्त करना क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत करते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है ना, इकोसिस्टम क्या है? तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हो, पारिस्थितिक तंत्र में हम जैविक और अजैविक घटकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला के जैविक और अजैविक जो है घटकों से बने तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। उसमें कुछ पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सभी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ही आप पढ़े होंगे उत्पादक, उपभोक्ता, है ना। उत्पादक हुए जिनको हम क्या कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाए, जैसे कि पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन? जो उत्पादक को खाएं, ग्रहण करें, उन्हें हम कहेंगे उपभोक्ता। अगला पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार निम्नलिखित है। मैंने बताया था ना अभी, अजैविक और जैविक घटक होते हैं। अजैविक में कौन होता है? कार्बन है, अकार्बनिक और जलवायु, ये सभी अजैविक घटक हैं। जबकि जैविक में कौन कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे, ये पूछ सकता है विकल्प में आपसे। उपभोक्ता है, अवघटक है, और अपरद भोजी, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं, ठीक है ना। जब लास्ट में यही अपघटक होते हैं जो फॉसिल को क्या करते हैं? जमीन में, मिट्टी में मिलाने काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन आपका। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो। जीवों की श्रृंखला, सीरीज, जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगर बात करें जैसे कि हम कह दें कि पेड़ पौधे है ना, इनको कौन खा ले? मान लेते हैं चूहा खाता है, और चूहे कौन खा लेता है? चूहे खा लेता है सांप। तो ये जो बन के तैयार हुआ ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा खाद्य श्रृंखला। देखो पेड़ पौधों पर कौन निर्भर है? चूहा, और चूहे पर कौन खाएगा? सांप खाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला। एक होता है खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या होता है कि एक ही जीव अनेक जीवों पर जो है डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जबकि श्रृंखला में केवल एक कड़ी बनती है श्रृंखला, एक जीव दूसरे पर निर्भर रहेगा। जैसे कि पेड़ पौधे हैं जिनको उत्पादक कहेंगे, इनको खाया चूहे ने, चूहा कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खाया सांप ने, तो सांप कैसा होगा? द्वितीय उपभोक्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने भी बताया था आपको कि जो खनिज होते हैं इनको, ये कच्चे माल होते हैं, इनको हम खदान में से निकालते हैं, मतलब कि पृथ्वी के तल पर, भूपृष्ठ में या फिर समुद्र में पाए जाते हैं खनिज। अगला, निम्न धातुओं के अयस्कों के नाम लिखो। तो लोहे का अयस्क कौन होता है? हेमेटाइट है। तांबे का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। सोने का अयस्क कौन है? ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इसका कोई अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम, इसका ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइट है। इसका अयस्क बॉक्साइट है एल्युमिनियम का। कैल्शियम का अयस्क क्या है? चूना पत्थर, ठीक है ना। और चूना पत्थर का सूत्र पूछा गया कई बार आपके एग्जाम में, विकल्प में, तो क्या होता है? CaCO3, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्त स्थानों के नाम बताओ। मतलब अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो बिहार राज्य में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और राजस्थान में। बहुमूल्य पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गुजरात, असम के डिगमोई क्षेत्र में, अरब सागर के तटीय क्षेत्र में, कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहानों में पाया जाता है। कोयला आपको पता है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ठीक है ना, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, इनके भंडार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? इसके बारे में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पहले मैंने बता दिया था। ये हल्के पीले रंग का और चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% बनाता है। समान रूप में इसमें 90% तक क्या होता है? पानी होता है, और 10% में मैंने बताया था ना अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें कि प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। रुधिर मतलब रक्त को आधुनिक उपकरण में विधियों द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो है रुधिर बैंक को में रुधिर को जहाँ रखा जाता है उसका तापमान कितना होता है? तो आप कहेंगे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्र बोतलों में, मतलब कि जहाँ वायु जिसमें ना जा पाए,
में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात वह स्थान जहाँ विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। तो यही ज़रा ठीक है कि ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के वर्गों के रुधिर को रखा जाता है उसे रुधिर बैंक कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे रुधिर वर्ग क्या होता है, ए है, बी है, ए बी है और ओ, 4 प्रकार ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी है ना, ए बी और ओ, जिसमें ए बी क्या होता है सर्वग्राही और ओ क्या होता है सर्वदाता होता है। अगला रक्त दाब जिसे हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो हृदय द्वारा, हमारे हार्ट के द्वारा निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब क्या होता है अधिक होता है, जबकि शीतलन के समय यह दाब कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब कितना होता है, अगर बीपी पूछ ले रक्तदाब तो कितना होता है 180/80 mmHg, मतलब मिली है ना ग्राम, और Hg मतलब क्या होता है मरकरी होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा नापा जाता है। मतलब आपसे पूछ लेगा कि रक्तदाब को किससे नापते हैं, तो स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अमीटर किसे कहते हैं, अमीटर या एमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं इसे अमीटर कहते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि अमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी या समांतर। तो आप कहेंगे अमीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं अमीटर को, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या नापता है, तो चालक के सिरों के बीच क्या नापता है, विभवांतर मापने काम करता है, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और इसको किस क्रम में लगाते हैं, तो याद रखना इसको लगाते हैं परिपथ के समांतर क्रम में। यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बन गए। अमीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये रहा, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। और अभी मैंने इसका उल्लेख पूरा एक चित्र के माध्यम से बताया था आपको कि चुंबक में सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है, मतलब कि केवल या नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव या केवल साउथ पोल, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी भी चुंबक को आप तोड़ देंगे तो जो अलग अलग चुंबक बनेगा उसमें फिर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। तो अकेला ध्रुव का संभव होना इसमें संभव नहीं है। किसी चुंबक में 2 उत्तरी और 2 दक्षिणी ध्रुव भी नहीं हो सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बताया था एक चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। और समान ध्रुव एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने काम करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ना, लगभग आधे घंटे में हमने वीडियो कवर किया। बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे सीधे के सीधे, इसमें से आपके बहुविकल्पी भी कवर हो जाएंगे, मैंने इतना डिटेल पढ़ाया है। विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए, ये आप क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके थे कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में करते हैं, लोहे के बड़े बड़े लोहे के वस्तुओं को उठाने का काम करता है चुंबक, लाउड स्पीकर में करते हैं, विद्युत घंटे में करते हैं, मोटर में करते हैं, है ना, इन सभी जगह पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, तो मैंने बता दिया है आपको, स्टील का बनाया जाता है स्थायी चुंबक। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक शेयर भी करेंगे ताकि उनका भी जो है हेल्प मिले इससे क्लास से। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।